हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फंड बेस्ड अकाउंटिंग। आज हम लोग फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में सीखेंगे। बहुत स्टूडेंट से क्वेरी आया मेरे पास में कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बहुत क्या है भैया ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग, क्या डिफरेंट टाइप का चैप्टर है क्या। ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज वन ऑफ द स्मॉल टॉपिक आउट ऑफ योर कंप्लीट टॉपिक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ में एक छोटा सा कंसेप्ट है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, जिसको नाम से बोलते हैं। यदि इसका नाम हटा देना तो बहुत ईजी है। ट्रस्ट मी, इफ आप चाहते हो कि ये टॉपिक आपके कमांड में हो, एकदम अच्छे से आपको समझ में आए विथ कंसेप्ट्स विथ नोट्स एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो प्लीज ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा एंड डू कमेंट में कि आपका सारा क्वेरी रिजॉल्व हो जाए तो ठीक है। लेट स्टार्ट विदाउट एनी डिले अवर टुडेज टॉपिक फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो क्या है ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ध्यान रखना, एग्जाम में कोई भी बोर्ड्स का एग्जाम हो, या तो वो एग्जामिनर आपको अलग से इसका 3 से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछता है, या फिर इसको बड़े क्वेश्चन में कंपाइल करके देता है इस पॉइंट को। तो अपने को एकदम अच्छे से समझना है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग वी शुड अंडरस्टैंड ये जो ऐसा नामकरण दिया है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, यानी फंड के ऊपर बेस्ड उसकी अकाउंटिंग क्या होने वाली है। तो वी शुड अंडरस्टैंड द वर्ड फंड। आप लोगों ने अभी सुना होगा इन दिनों प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। इफ आपको कहीं ना कहीं पे तूफान आ रहा है, ठीक है, तो आपको कंट्रीब्यूशन करना है, तो बोलते हैं ना प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आप थोड़ा सा पैसा डोनेट कीजिए, या फिर चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में आप थोड़ा पैसा डोनेट कीजिए। यानी इन शॉर्ट फंड का मतलब क्या है। इन शॉर्ट फंड का मतलब क्या है। फंड का मतलब डोनेशन। इसका मतलब एक एनपीओ को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को, जो डोनेशन मिल रहा है उसका अकाउंटिंग करना है। जब आप ये समझ जाओ कि फंड का मतलब डोनेशन होता है, आधा तो वहीं पे खत्म। वहीं पे आपको समझ में आया वो डोनेशन का अकाउंटिंग करना था क्या। तब आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए डोनेशन कितने तरह के होते हैं हमारे पास। डोनेशन दो तरह का होता है। इन केस ऑफ एन एनपीओ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोनेशन। एक होता है आपका जनरल डोनेशन, और एक होता है स्पेसिफिक डोनेशन। एक होगा आपका जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। तो जिसने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 देख रखा होगा तो उसको एकदम कंसेप्ट क्लियर होगा कि रिसिप्ट्स कोई भी होती है वो दो तरह की होती है। एक होती है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स रिकरिंग नेचर का होता है और कैपिटल रिसिप्ट्स नॉन रिकरिंग नेचर का होता है। तो यानी डोनेशन एक होता है कि छोटा मोटा डोनेशन, छोटे मोटे डोनेशन आपने दिए, देन इट्स अ जनरल डोनेशन। वो पैसा एनपीओ कहीं पे भी यूज कर सकता है। बट स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, लेट्स से सपोज गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने क्या किया स्पेसिफिकली, उनका एक प्लेग्राउंड एरिया था, ठीक है, और उन्होंने बोल दिया इस प्लेग्राउंड एरिया को प्रॉपर्ली मेंटेन करके, ग्रास कटिंग करवा के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके बच्चों के लिए, फॉर द चिल्ड्रन, आप लोग यहाँ पे एक अच्छा सा प्लेग्राउंड बना दीजिए। तो एक बात बताओ, उसके लिए जो डोनेशन दे रही है गवर्नमेंट, वो क्या हो गया, वो हो गया स्पेसिफिक डोनेशन। लेट्स से सपोज आपके स्कूल के अंदर में, आपका स्कूल एक चैरिटेबल स्कूल है, एंड वहां पे कोई डोनेशन देके जाता है, बोलता है यहाँ इस पैसों से बच्चों के लिए आप लाइब्रेरी बनाओगे, यानी दैट अमाउंट इज व्हाट, स्पेसिफिक डोनेशन। यानी दैट अमाउंट कैन नॉट बी यूज्ड बाय द मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल फॉर एनी अदर पर्पस। वो कलरिंग करने के लिए, रिपेयर्स करने के लिए वहां यूज नहीं कर सकते। दैट अमाउंट हैज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइब्रेरी। डिफरेंस समझ में, एक जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन के अंदर में, बहुत सारे टेंपल्स के अंदर हम जाते हैं अपने मन से, कभी 50, कभी 100, कभी 500, कभी 1000 रुपए। तो ये क्या हो गया, दिस इज जनरल डोनेशन, जो हर कोई कंट्रीब्यूट करता है। बट अचानक उस मंदिर के अंदर में किसी ने 10 लाख का डोनेशन कर दिया, 50 लाख का डोनेशन हो गया, वो क्या हो गया, वो हो गया बहुत बड़ा डोनेशन। और यदि डोनेशन करने के टाइम वो बोल दे कि इससे मेरे नाम से क्या करो, आप यहाँ पे एक रूम बनाओ जिससे कोई भी ट्रेवलर आएगा उसको स्टे करने के लिए दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, तो दैट बिकम स्पेसिफिक डोनेशन। तो आपको क्या सीखना है यहाँ पे, यहाँ फंड बेस्ड अकाउंटिंग में सबसे पहले मीनिंग समझा हमने। फंड का मतलब क्या होता है, डोनेशन, ठीक है। डोनेशन दो तरह की होती है, एक होती है जनरल डोनेशन और एक स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन, जनरल डोनेशन आपके लिए क्या है, इट्स अ रेवेन्यू रिसिप्ट, क्योंकि ये तो मिलता ही रहता है ना।
और स्पेसिफिक डोनेशन का मतलब क्या? क्या स्पेसिफिक डोनेशन मिलता है? लेट्स से सपोज स्कूल को लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट कराने के लिए डोनेशन मिला, क्या स्कूल को ऐसा डोनेशन मिलता रहेगा? एक कॉलेज को ऐसा डोनेशन मिलता रहेगा क्या? ये कभी कभी होता है, वंस इन ए ब्लू मून। कोई बहुत बढ़िया आत्मा जिसको बस पुण्य ही पुण्य करना है, पैसे भी बहुत कमा लिए और अपना नाम छोड़ के जाना है, तो वो क्या करता है? ऐसी बड़ी बड़ी डोनेशंस करता है। ठीक है, डेली रेगुलर वे में ऐसा नहीं होता। रेगुलर वे में जब आप मंदिर जाते हो तो कितना देखते हो? 20 रुपए, 50, 500, 1000, 2000 रुपए। बट क्या ऐसे रेगुलर होता है क्या? पब्लिक जा रही है 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसा डोनेशन नहीं ना। सो स्पेसिफिक डोनेशन एंड इज ऑफ ह्यूज अमाउंट, बड़ी अमाउंट का होता है, एंड इट इज फॉर स्पेसिफिक पर्पस, एंड इट इज अ कैपिटल रिसिप्ट। जो कभी कभी मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। सो आपने, मैं लिंक में डाल दूंगा मेरा फर्स्ट पार्ट का लेक्चर एंड सेकंड पार्ट का लिंक, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखो, आप यदि मेरा पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से देख लोगे तो आपको क्लियरिटी हो जाएगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है। एंड वहां पे मैंने अच्छे से समझाया है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? वी ट्रीट रेवेन्यू रिसिप्ट्स एज अ इनकम, एज अ इनकम, वेयर एज कैपिटल रिसिप्ट्स हमारे लिए क्या है? कैपिटल रिसिप्ट्स में तो ऑब्लिगेशन है, कोई भी पैसा जिसमें ऑब्लिगेशन हो दैट इज अ लायबिलिटी फॉर यू। तो अब मुझे सिर्फ समझना है स्पेसिफिक डोनेशन। एक एनपीओ में बहुत सारा का स्पेसिफिक डोनेशन हो सकता है, जैसे टूर्नामेंट फंड, स्पोर्ट्स फंड, लाइब्रेरी फंड, वाटर फंड, कोई भी चीज के रिगार्डिंग। यानी फंड मतलब डोनेशन। डोनेशन वर्ड के आगे में कोई भी आप कोई भी वर्ड ऐड कर दो, देन इट बिकम स्पेसिफिक। कार फंड, बाइक फंड, मैरिज फंड, चैरिटी फंड, यानी फंड वर्ड के आगे में आप कोई भी नाम ऐड कर दो, इट बिकम स्पेसिफिक। देन जो नाम आपने ऐड किया ना, उसी पर्पस के लिए वो पैसा आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? तो हमें अकाउंटिंग सीखना है कि ये स्पेसिफिक फंड का अकाउंटिंग होता क्या है। देखो, इफ मैं आप लोगों को जर्नल के थ्रू बताऊं तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा कि हमें क्या अकाउंटिंग करना चाहिए। पहला चीज देखो, जब भी आपको जनरल डोनेशन मिलता है, whenever you receive general donation, आप अकाउंटिंग एंट्री क्या करते हो? आप अकाउंटिंग एंट्री करते हो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू डोनेशन अकाउंट। सिंस डोनेशन इज एन इनकम फॉर यू, इनकम को क्रेडिट किया, एंड डेबिट व्हाट कम्स इन। सिमिलरली जब कैपिटल रिसिप्ट्स मिलता है ना आपको, जब आपको स्पेसिफिक पर्पस के लिए कोई पैसा मिलता है, तब आप क्या एंट्री करते हो? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू स्पेसिफिक, जो भी नाम के लिए मिला है उस नाम का डोनेशन अकाउंट को आप क्रेडिट करते हो। क्यों करते हो? बिकॉज दिस अमाउंट इज अ लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है। हेंस आप स्पेसिफिक फंड को क्या करते हो? क्रेडिट करते हो। तो यहां से ये समझ में आता है कि छोटा मोटा जनरल डोनेशन, यानी कोई पर्पस नहीं बताया डोनेशन का, तो वो तो मेरे लिए इनकम हो गई। दिस बिकम्स इनकम फॉर यू, ये आपके लिए इनकम है और ये आपके लिए लायबिलिटी है। तो जब आप लेजर पोस्टिंग बनाओगे, लेजर करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाओगे, और जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्लियर है कि ये तो क्या जाना है, ये तो मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में, और ये क्या आपके लिए? दिस अमाउंट इज अ लायबिलिटी अनटिल एंड अनलेस यू यूटिलाइज इट। जब तक आप इसको यूज नहीं करते, आपके लिए ये लायबिलिटी रहेगा। हेंस इट विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। आई बात समझ में? यानी एक चीज, एक पॉइंट हम लिख सकते हैं, स्पेसिफिक फंड के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? स्पेसिफिक फंड, these are shown on the liability side of बैलेंस शीट। ईयर एंड में जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो इसको कहां दिखाओगे? लायबिलिटी साइड में, जब तक ये पैसा यूटिलाइज नहीं हो जाता। अब एक बात सोचो, आपका एक ट्रस्ट है बहुत बड़ा, ठीक है, एनजीओ है, जहां पे आप पुअर चिल्ड्रन को एजुकेशन कराते हो, उनको फूडिंग देते हो, ओल्ड एज होम भी ओपन कर रखा है। उस
ट्रस्ट के लिए, उस ट्रस्ट के लिए एक बहुत बड़ा पैसा मिला है, बहुत बड़ा फंड मिला है आपको। सपोज लेट्स से सपोज 50 lakhs का फंड मिला आपको टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग। आप अपने प्रीमाइसेस में एक बिल्डिंग बनाओगे जहां पे वो सिर्फ बिल्डिंग बनाने के लिए फंड है, ताकि क्या होगा, और आप ओल्ड एज पीपल को वहां रख सको और पुअर चिल्ड्रन को वहां पे एजुकेशन प्रोवाइड कर सको। ठीक है, उसके लिए आपको किसी ने डोनेशन दिया कि सर लीजिए मेरी तरफ से 50 लाख रुपीस और यहाँ पे आप बिल्डिंग बनाइएगा, यानी दिस 50 lakhs इज योर स्पेसिफिक फंड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्डिंग फंड। अब एक बात बताओ, जब तक आप बिल्डिंग बनाना शुरू नहीं करोगे तब तक ये पैसा कहां रहेगा, आपके अकाउंट में, बैंक अकाउंट में इतनी बड़ी अमाउंट है। एक बात बताओ, ऐसे ही नॉर्मल पड़ा है पैसा, नॉर्मल आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा पड़ा है, क्या डबल हो जाएगा क्या? एक प्रूडेंट बिजनेसमैन, बिजनेस माइंडेड पर्सन क्या करता है, वो हमेशा पैसों को इन्वेस्ट करता है। सपोज 50 लाख आपने पॉकेट में डाल के घूम रहे हो या अपने एनजीओ के कैश अकाउंट में डाल के घूम रहे हो, क्या फायदा? क्या वो पड़ा पड़ा बढ़ेगा क्या? सपोज आपका इंटेंशन नहीं है कि नेक्स्ट कमिंग 1 ईयर या 2 ईयर तक बिल्डिंग का काम स्टार्ट करेंगे, आफ्टर द 2 years यू विल बी स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट ऑफ बिल्डिंग, तो 2 साल तक वो पैसा पड़ा पड़ा तो ऐसे ही रहेगा ना। रादर देन व्हाई नॉट टू इन्वेस्ट दैट अमाउंट इनटू सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट। हम लोग उसको कोई सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट, कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगा देते हैं या एफडी बना के छोड़ देते हैं, फिक्स डिपॉजिट। एफडी में तो होता है ना 4 साल 5 साल के बाद पैसा डबल, 8 साल के बाद पैसा डबल हो जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसमें क्या होता है, क्यूमुलेट होता रहता है। तो इज इट प्रूडेंट कि अपने पास ही पैसा रखे या उस पैसा को हमें इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए? ऑब्वियस सा बात है, एक नॉर्मल बिजनेस माइंडेड से सोचे तो पैसा अपने पास रख के क्या फायदा, पॉकेट में पड़ा पड़ा बढ़ेगा तो है नहीं। रदर देन हम लोग क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट कर देंगे। एक बात बताओ, आपको बिल्डिंग बनाने के लिए 50 लाख रुपए मिला, एक फंड मिला, अब आपने उस पैसे को इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करेंगे तो टाइम टू टाइम आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा। सो दैट इंटरेस्ट इनकम जो आपको रिसीव हुई है, विल यू ट्रीट दैट इंटरेस्ट एज ए इनकम ऑफ और एनजीओ, या फिर आप क्या बोलोगे, 50 लाख का फंड तो था ही और इंटरेस्ट सपोज समझ लो आपको 5 लाख का इंटरेस्ट मिला, तो अब आपका फंड 55 लाख का हो गया, आप क्या बोलोगे? ऑब्वियसली आप क्या बोलोगे, वो जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी तो फंड में ही ऐड होगा, क्योंकि कौन से पैसे से आपने इंटरेस्ट अर्न किया है, थोड़ी ना आपने नॉर्मल रिसिप्ट्स ऑफ द एनजीओ उससे थोड़ी ना इन्वेस्टमेंट किया था, आपने तो स्पेसिफिक फंड जो एक पर्पस के लिए आपको मिला है, आपने उस पैसे को यूटिलाइज किया, इन्वेस्टमेंट किया, ताकि क्या हो, वो फंड बढ़ जाए। वो फंड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उससे जो इंटरेस्ट इनकम भी होगा वो भी कहां जाएगा। यानी कोई भी स्पेसिफिक फंड आप इन्वेस्ट करते हो और उस इन्वेस्टमेंट से जो भी आपको रिटर्न मिलता है, दैट रिटर्न इज ऑल्सो एडेड टू योर फंड बिकॉज यू हैव यूटिलाइज योर फंड अमाउंट। समझ में आया? यानी फंड बढ़ कैसे सकता है, आपको 50 लाख का डोनेशन दे दिया सामने वाले आदमी ने, अब ये बढ़ कैसे सकता है? ये बढ़ दो जगह से सकता है, एक तो हो सकता है कुछ और लोगों ने बिल्डिंग के लिए डोनेशन दिया, तब आप बिल्डिंग फंड में और ऐड कर दोगे। दूसरा तरीका क्या है, इस पैसे को आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट करके जो इंटरेस्ट आएगा ना वो भी आपका क्या होगा, उस फंड के अंदर में ऐड होगा। इज इट क्लियर? ये तो हो गया फंड बढ़ कैसे सकता है और कैसे फंड आ सकता है। अब इस फंड से सपोज आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया तो मटेरियल वगैरह परचेज करना पड़ेगा, तो बताओ आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्मल अमाउंट यूज करोगे या इस फंड को यूज करोगे? आपको तो डोनेशन मिल रखा है ना 50 लाख रुपए, तो यानी आप क्या करने वाले हो, अप टू द 50 लाख जितने का बिल्डिंग बनाओगे, आप बिल्डिंग बनाते जाओगे, लेबर का पेमेंट होगा, मटेरियल का पेमेंट होगा, सब कुछ पेमेंट लगेगा आपका, तो तब तक तो आप क्या करोगे, इस फंड से पैसा निकालोगे, इस फंड से पैसा निकालोगे। वंस ये फंड खत्म हो गया, सपोज आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुआ 52 लाख में, कंप्लीट बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुआ 52 लाख, तो आप क्या करोगे, 50 लाख रुपए तो फंड वाला यूज कर लोगे, बाकी बचा 2 लाख, ये कहां से लाओगे, बाकी बचा हुआ 2 लाख रुपए कहां से लेके आओगे? You have to utilize your normal profits, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नॉर्मल, that 2 lakh will be your expense for you. You cannot say 52 lakh is an expense for you, क्योंकि 52 लाख के लिए 50 लाख रुपए तो डोनेशन ही मिल गया ना। लेट्स से सपोज आपने अपने लिए एक मोबाइल फंड बनाया है, आपको एक मोबाइल खरीदना है आईफोन 1 लाख रुपए का, आपने मोबाइल फंड बनाया और उसमें पैसा 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 जमा करते गए करते गए करते गए। अब जब जिस दिन परचेज करने की बारी आई, जिस दिन परचेज करने की बारी आई, आपका
आपका पैसा जमा हुआ है 70,000 मोबाइल फंड के लिए जमा हुआ है, बट जब आप मोबाइल परचेज करने गए देन इट वाज ऑफ 90,000, तो 70,000 तो आप अपने तरफ से दे दोगे, 20,000 जो शॉर्टफॉल है वो कहां से लेके आओगे? वो तो मम्मी पापा से मांगना पड़ेगा ना। तो मम्मी पापा इज व्हाट? मम्मी पापा इज अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सिमिलरली एनजीओ के अंदर में इफ आपका स्पेसिफिक फंड में जितना पैसा पड़ा रहता है वो पूरा यूटिलाइज हो गया, नेगेटिव में जा रहा है, तो जितना पोर्शन नेगेटिव में जाएगा दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? और जब तक वो फंड यूटिलाइज नहीं होता हम लोग उसको क्या मानेंगे? लायबिलिटी ही मानेंगे। यानी इसका मतलब इसका सारा का सारा ट्रीटमेंट हम लोग को, जब तक मेरा फंड जीरो नहीं हो जाता, अनटिल एंड अनलेस माय फंड बिकम्स जीरो, हम उसका प्रेजेंटेशन भी कहां करेंगे? लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट, क्योंकि हमारा फंड में ही तो प्लस माइनस होना। एक बार 50 लाख आ गया, इसको बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखा दिया, अब इसमें से 10 लाख निकला, तो हम लोग थोड़ी ना उस 10 लाख को एक्सपेंडिचर मानेंगे। हम लोग क्या करेंगे? 10 लाख थोड़ा सा निकालेंगे, यानी ये फंड कितना रह गया? 40 लाख। तो सेम हमें वही करना है। आई बात समझ में? फंड बेस्ड अकाउंटिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल लॉजिकल चीज है कि फंड का मतलब क्या होता है? डोनेशन। और यहाँ पे डोनेशन कौन सा है? स्पेसिफिक डोनेशन, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको पैसा मिला है। जब कोई भी चीज स्पेसिफिक पर्पस के लिए मिलता है इट्स योर लायबिलिटी। ऑब्लिगेशन है, जब ऑब्लिगेशन है तब आप क्या करते हैं? ईच एंड एवरी लायबिलिटी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग प्रेजेंटेशन क्या करने वाले हैं। इसका हम लोग प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? पहले तो देखो आपका क्या बनता है? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। फर्स्ट यू प्रिपेयर in an NPO receipt and payment account. सपोज आपको बिल्डिंग बनाने के लिए फंड मिला या फिर कोई भी फंड मिला, तो जब पैसा मिलेगा तो आप किस तरफ लिखोगे? रिसिप्ट साइड में। पहले तो बिकॉज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एज पर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और कैश बेसिस से तो जितना पैसा मिला बस हम रिकॉर्ड कर लेंगे एक बार रिसिप्ट साइड में। उसके बाद में क्या आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर विल यू बी ट्रीटिंग दिस रिसिप्ट ऑफ स्पेसिफिक फंड एज एन इनकम? नहीं, हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे। ऊपर मैंने तुम लोग को समझाया क्या कि कैपिटल रिसिप्ट है वो कभी कभी मिलता है, हेंस इट्स अ लायबिलिटी। दैट मींस हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे? इसको कहां शो करेंगे? बैलेंस शीट के अंदर। हम लोग इसको डायरेक्टली शो करेंगे बैलेंस शीट के अंदर। अब देखो आपका क्या है, हो सकता है पहले से ही, जैसे बिल्डिंग फंड, पहले से ही बिल्डिंग फंड के लिए आपको किसी ने डोनेशन दे रखा था, तो दैट वाज योर लायबिलिटी। तो आप क्या करोगे? इधर लायबिलिटी साइड में लिखोगे, आई विल नॉट बी यूजिंग द वर्ड बिल्डिंग बिकॉज हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए नोट्स बना रहे हैं, और आप लोग एकदम वैसे ही जैसे मैं नोट्स बना रहा हूं वैसे मेरे साथ साथ बनाइएगा। देखना जब बाद में जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे, प्रेजेंटेशन करना है या फिर रिवाइज करना है एग्जाम से पहले, इट विल बी वेरी मच इजी फॉर यू। एंड जिसको बाकी टॉपिक्स भी कवर अप करना है, सब्सक्रिप्शन, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम या और भी बेसिक कंसेप्ट, तो वो मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 एकदम अच्छे से देख ले। वहां पे मैंने एकदम सुंदर तरीके से नोट्स बनाया है, एक एक आइटम्स को कैसे कहां प्रेजेंट करना है पूरा अच्छे तरीके से बताया है। इज इट क्लियर? तो देखो यहाँ पे स्पेसिफिक फंड, ठीक है। इफ आपका पहले से कोई स्पेसिफिक फंड है तो आप क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्पेसिफिक फंड। फिर आपको कुछ फंड रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, इफ और रिसीव हुआ तो फंड बढ़ जाएगा ना। सब फंड इज अ पिगी बैंक, ठीक है, गुल्लक है आपका। इस गुल्लक में पहले से पैसा जमा था, अब इस साल और पैसा मिला तो हम लोग क्या करेंगे? इस गुल्लक में ऐड कर देंगे ना। तो हम लोग यहां क्या करेंगे? ऐड
फर्दर जितना भी डोनेशन मिलेगा आपको वो आप ऐड कर लोगे, राइट। फर्दर जितना भी डोनेशन मिलेगा वो आप ऐड कर लोगे। नाउ आपका पर्पस, जिस पर्पस के लिए आपको ये डोनेशन मिला, जैसे बिल्डिंग फंड, आप 2 साल तक बिल्डिंग नहीं बनाओगे, तो आपने क्या किया, इस पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया। ये हार्ड कैश आपके बैंक साइड में पड़ा होगा। देखो जब आपको मिलेगा, तो आपने एंट्री क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग फंड, ठीक है, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ बिल्डिंग फंड। सपोज आपको बिल्डिंग के लिए 50 लाख रुपए मिला। अब आपको पैसा तो मिल गया, आपका पर्पस नहीं है, अभी आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, या नॉट इन सिचुएशन, या फिर आपके एनजीओ को मेंटेन करने के लिए, उसको देखने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए कोई पर्सन नहीं है, तो आप लोगों ने वो 50 लाख रुपए रख रखे हैं। अब ये पैसा अपने पास रख के तो डबल होगा नहीं, आपने क्या किया, इसको इन्वेस्ट कर दिया। सपोज आपने इसको इन्वेस्ट कर दिया 10% सिक्योरिटीज में। तो जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, 10% इन्वेस्टमेंट खरीदा हमने। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या, पैसा गया और इन्वेस्टमेंट घर पे आया। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मेरे पास क्या आया, इन्वेस्टमेंट आया। 10% इज व्हाट, 10% इज द कूपन रेट, जिसपे आपको हर साल इंटरेस्ट मिलेगा। 10% इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सपोज आपने पूरा का पूरा 50 लाख क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब जब तक आप बिल्डिंग का काम स्टार्ट नहीं करोगे, क्या आप इन्वेस्टमेंट को ब्रेक करोगे, नहीं करोगे। सपोज आपने एफडी बनाया, 10% का एफडी बनाया, दो 10% रेट होता नहीं, आपने 10% का एफडी बनाया, लेट्स से एज्यूम। तो आप क्या करोगे, जब तक आपको पैसे की, बिल्डिंग के बनाने के लिए पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक वो एफडी बना रहेगा, ठीक है। यानी एवरी ईयर आपको क्या होगा, एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट भी तो मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको, एवरी ईयर आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। जब इंटरेस्ट मिलेगा तब आप क्या एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 50 लाख पे 10% यानी 5 लाख रुपए का आपको सपोज 1 साल का इंटरेस्ट मिला। पूरा 1 साल आपने एफडी बना के रखा। अब ये इंटरेस्ट, इज दिस इंटरेस्ट इज एन इनकम फॉर यू, नो, हमने ऑर्गेनाइजेशन का नॉर्मल पैसा यूज नहीं किया, हमने एक ऑब्लिगेटरी अमाउंट यूज किया है। तो ये कहां पे जाएगा, ये उसी फंड में ऐड हो जाएगा, वो उसी गुल्लक में हम ऐड कर देंगे उसको। इज इट क्लियर। तो ये कहां चला जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग फंड अकाउंट। 5 लाख रुपए, ठीक है। आई बात समझ में, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट को हम लोग को क्या करना है, उसी फंड में ऐड करना है। नाउ लेट्स से सपोज इसी चीज में हम लोग एक चीज और समझते हैं, इन दो एंट्री में एक चीज और समझते हैं। सपोज आपका इंटरेस्ट बनता है 5 लाख रुपए, आपका इंटरेस्ट बनता है 5 लाख रुपीज, लेकिन आपको इंटरेस्ट मिला है, आपको इंटरेस्ट मिला है 3,50,000 रुपीज। आपको इंटरेस्ट मिला है 3,50,000 रुपीज, लेकिन एक बात बताओ, मिलना कितना चाहिए था, 5 लाख रुपए, बट मिला है सिर्फ 3 लाख रुपए। कैन आई से 1,50,000 इज अक्रूड इंटरेस्ट, जो अभी भी मिलना बाकी है आपको, राइट, मिलना बाकी है आपको। तो अक्रूड इंटरेस्ट आपके लिए क्या होता है, एसेट। जो पैसा मिलना बाकी होता है तो आप क्या लिखेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट
टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5 लाख। आई बात समझ में? ये वाला एंट्री तो सेम होगा। यानी इसका मतलब क्या कि पूरे साल भर में जितना इंटरेस्ट अक्रू होता है, बिकॉज वी डू अकाउंटिंग एज पर अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इट इज इररेलेवेंट आपको पूरा इंटरेस्ट का अमाउंट रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, इफ ड्यू हो चुका है तो हम पूरा फंड के अंदर तो उतना ही ऐड करेंगे। आई बात समझ में? अब जब आपको पैसे की जरूरत होगी, जब आपको पैसे की जरूरत होगी, हो सकता है आप क्या करोगे, इस इन्वेस्टमेंट को बेच दोगे। इफ इन्वेस्टमेंट को फेस वैल्यू पे सेल करोगे तो टेंशन ही नहीं है, जितने में इन्वेस्टमेंट खरीदा उतने से इन्वेस्टमेंट चला जाएगा और बैंक में पैसा आ जाएगा। इफ उससे हायर वैल्यू में सेल हुआ, आपको प्रॉफिट हो गया, तो ध्यान रखना वो जो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है ना, वो भी आपका फंड में ही ऐड होगा, क्योंकि फंड के पैसे से आपने इन्वेस्टमेंट किया था। चाहे आपको फंड के पैसे से इंटरेस्ट मिले चाहे प्रॉफिट हो, ईच एंड एवरीथिंग इज एडेड टू द फंड, क्योंकि आपने फंड का पैसा ही यूज किया है। आई बात समझ में? तो और जब आप बिल्डिंग बनाने में खर्चा करोगे, बिल्डिंग बनाने में जब खर्चा करोगे ना, तब आप ऐसे नहीं लिखोगे बिल्डिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप क्या करोगे, आप क्या करने वाले हो, आप फंड से पैसा निकालोगे, आप धीरे धीरे फंड को कम करोगे। जब भी आप एक्सपेंस करोगे तो आप क्या करोगे, बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट बिल्डिंग फंड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस इनकर्ड। कितना भी अमाउंट आप एक्सपेंस करोगे, लेकिन अप टू 50,000 या अप टू 50 लाख, जितना फंड में पैसा था उतने तक ही आप फंड से निकाल सकते हो। फंड कैन नेवर बी नेगेटिव, नेगेटिव तो जा ही नहीं सकता ना। 50 लाख का फंड था तो आप फंड से 50 लाख निकालोगे, उससे 1 रुपए भी, यदि उससे 1 रुपए भी ज्यादा आपने एक्सपेंस किया, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट विल बी शोन एज ए एक्सपेंडिचर ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इज इट क्लियर? सो देखिए बैलेंस शीट में हम लोग क्या क्या प्रेजेंटेशन करेंगे। अब मेरा फंड पहले से इतना था, आपको और पैसा मिला तो आप फंड में ऐड कर दोगे। अब उस फंड के कुछ पैसा आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अब जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट आएगा, तो आप क्या लिखोगे इधर, सपोज इन्वेस्टमेंट ऑन स्पेसिफिक फंड लिख दें, यहां हम लोग लिख लेते हैं इन्वेस्टमेंट ऑन स्पेसिफिक फंड। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे वो इन्वेस्टमेंट डेबिट साइड में आएगा। अब उस इन्वेस्टमेंट से जितना इंटरेस्ट मिल चुका है तो वो तो क्या होगा, वो फंड में ही ऐड होगा आपका। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट। और जो इंटरेस्ट नहीं मिला है, जितना इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं मिला वो अक्रू हो चुका है, अक्रू होगा तो वो कहां आएगा, आपका एसेट साइड में तो आएगा अक्रूड इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, प्लस आपका जितना अक्रू हो चुका है वो फंड में ही तो ऐड होने वाला है। अक्रूड इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक फंड इन्वेस्टमेंट, इतना सब कुछ ऐड होगा। अब जब जब आप इस फंड से पैसा निकालोगे, जब जब इस फंड से पैसा निकालोगे तो क्या होगा, फंड कम हो जाएगा, माइनस एक्सपेंसेस। जो भी आप एक्सपेंस करोगे वो डायरेक्ट यहीं से माइनस करोगे, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आपका फंड जीरो नहीं हो जाता, आप उस एक्सपेंस को एक्सपेंडिचर साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर नहीं दिखाओगे। इज इट क्लियर? वो हम यहीं पे डिडक्ट करके शो कर देंगे, यहीं पे माइनस करके प्रेजेंट करेंगे, तो इससे आपको पता चल जाएगा फाइनल फंड का बैलेंस कितना है। आई बात समझ में? तो भैया ये एक्सपेंडिचर साइड में कब दिखाना है, जब आपका फंड नेगेटिव चला जाए। ठीक है, नोट लिख के रखो, if
फंड इज ग्रेटर देन एक्सपेंस, फंड क्या है, ज्यादा है एक्सपेंस से, देन presentation will only be on the liability side of बैलेंस शीट। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना ये चीज। इफ फंड मेरा एक्सपेंसेस ज्यादा है, जैसे फंड है 50 लाख और एक्सपेंस हुआ सिर्फ 30 लाख, तो हम लोग क्या करेंगे, उस फंड में से ही एक्सपेंस माइनस करेंगे, और वो भी बैलेंस शीट में ही। सेकेंड पॉइंट, if fund balance is less than expenses incurred, फंड क्या था 50 लाख और खर्चा हो गया 52 लाख का, तो क्या करेंगे, देन excess expenditure will be shown on the debit side of income and expenditure account. Is it clear? आई होप यहां तक आपको कंसेप्चुअली समझ में आ गया कि फंड बेस्ड अकाउंटिंग में करते क्या, बस यही होता है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ डराते हैं। यदि सीधा सीधा बोल दे कि आपकी एक लायबिलिटी है, आपने एक गुल्लक बना के रखा है, उस गुल्लक में से पैसा यूज करोगे तो गुल्लक से माइनस करेंगे, जब तक इस गुल्लक में फंड है तब तक तो गुल्लक से माइनस होगा, लेकिन जिस दिन इस गुल्लक के सारे पैसे खत्म हो गए तो आप कहां चले जाओगे, आप अपने नॉर्मल पैसा को यूज करना, नॉर्मल एक्सपेंडिचर शो करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? अब देखो हम लोग यही सारा कंसेप्ट, आई होप आप सबने ये सब नोट डाउन कर लिया होगा। इफ नहीं किया तो आराम से पॉज करके आप अच्छे से इस नोट्स को बना सकते हैं कि हम लोग कैसे प्रेजेंट करते हैं। इज इट क्लियर? आप अच्छे से इसको उतार लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं कि इलस्ट्रेशन के साथ इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आपका और अच्छे से फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्लियर हो जाएगा कि कैसे प्रेजेंट करते हैं। हम लोग ये इलस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है? आप लोग आराम से इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में आप मेरे साथ इसको सॉल्व कीजिए। देखिए क्या बोला है, शो हाउ विल यू डील द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब। क्लब की बात करें, यानी एक एनपीओ का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स फंड, आपके पास पहले से 5 लाख रुपए के स्पोर्ट्स फंड थे और आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखा था। क्यों? क्योंकि हमारे स्पोर्ट्स फंड हमारे कोई अभी जरूर, जैसे लेट से सपोज अभी पेंडेमिक, अभी हम कहां स्पोर्ट्स करवाएंगे, किसी ने हमें पैसा डोनेट किया था कि आप अपना एक्टिविटी करवाइए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाइएगा सबका। तो स्पोर्ट्स इवेंट करवाने के लिए जगह चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए, बट अभी तो अलाउड नहीं है, हेंस वो 5 लाख रुपए हमारे पास पड़े थे, तो हमने क्या किया, उसको इन्वेस्टमेंट कर दिया। हमेशा ध्यान रखना, स्पेसिफिक फंड, एक एनजीओ का जो इन्वेस्टमेंट होता है ऑलवेज सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट होगा। मैंने पहले भी लेक्चर्स में बता रखा कि इट कैन नेवर बी अनसिक्योर्ड। आप शेयर मार्केट वगैरह में रिस्क वाली सिक्योरिटीज में नहीं लगाएंगे, ऑलवेज सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट जहां पैसा डूबने का प्रोबेबिलिटी 0% है। इज इट क्लियर? सो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है 5 लाख, तो एक चीज देखो, हमने इन्वेस्टमेंट किया 1 अप्रैल 2017, आपको बैलेंस शीट बनाना है 31 मार्च 2018। अब क्वेश्चन कुछ बोले ना बोले, इस 5 लाख रुपए पे पूरे साल भर आपको इंटरेस्ट तो मिलेगा ना? नहीं भी मिलेगा तो हम हमारे अक्रूड की एंट्री तो पास करेंगे, यानी 5 लाख पे 10%, 50,000 रुपए का इंटरेस्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। इज इट क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब देखते हैं इंटरेस्ट रिसीव ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। देखो अब आपको इंटरेस्ट मिला कितना है, 37,500 ही मिला है, बट एज पर आवर कैलकुलेशन इंटरेस्ट कितना होना चाहिए, इंटरेस्ट इनकम 50,000, मिला कितना है 37,500। इसका मतलब क्या, 12,500 इज योर अक्रूड इंटरेस्ट। डोनेशन कितना है,
और इस साल डोनेशन मिल गया स्पोर्ट्स फंड के रिगार्डिंग, और पैसा मिला आपको लोगों से 1,20,000, तो उस फंड में ऐड हो जाएगा, उस गुल्लक में चला जाएगा ये पैसा। और फिर आपने क्या किया, पूरे साल भर में एंड में जाते जाते कुछ स्पोर्ट्स इवेंट करवाए, वहां पे आपने प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए 1,00,000 रुपए का। देखो आपका फंड था 5 लाख, उसमें और पैसा आ गया 1,20,000, फंड हो गया 6,20,000 का, प्लस इंटरेस्ट जो पैसा इन्वेस्ट किया 620 प्लस 50,000, 670 का आपका फंड है। 670 में से आपने कितने के प्राइजेस दिए, 1,00,000 रुपए के। तो आप तो फंड से ही पैसा यूज करोगे या अपना पर्सनल पैसा यूज करोगे ऑर्गेनाइजेशन का? ऑब्वियसली फंड से करेंगे। तो 1,00,000 रुपए क्या होगा, उस फंड से माइनस हो जाएगा, 670 माइनस 1,00,000, 5,70,000। और आपने स्पोर्ट्स इवेंट में खर्चा किया 15,000, तो कोई बात नहीं, 570 में से 15,000 रुपए और निकाल लेंगे, बाकी तो अभी भी फंड में पैसा पड़ा रहेगा ना। बस दैट्स इट, सिंपल। तो आपको करना क्या है, इसमें सिर्फ बैलेंस शीट में ही आएगा, क्योंकि each and every question of specific fund capital receipts होता है, it is shown on the liability side। तब तक liability में दिखाओगे जब तक ये फंड जीरो नहीं हो जाता या फिर नेगेटिव नहीं हो जाता, क्योंकि जीरो या नेगेटिव हो गया ना, उस टाइम हम लाइबिलिटी साइड में नहीं दिखाएंगे, फिर हम लोग उसको एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। इज इट क्लियर? तो देखो इसका प्रेजेंटेशन अब हम लोग कैसे करने वाले हैं, यदि सॉल्यूशन करना हो कैसे होगा इसका सॉल्यूशन, हमें तो बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट as at 31st March 2018। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए, फॉर्मेटिंग्स, एज एट वर्ड वगैरह, ये सारा चीज आपको प्रॉपरली लिखना चाहिए इफ यू वांट एज इन कंपेयर टू द अदर स्टूडेंट, बिकॉज यू आर गोइंग टू फाइट विद द कंप्लीट स्टेट, कंप्लीट इंडिया। इज इट क्लियर? तो आपको ये सभी चीज पे फोकस करना है, आपका प्रेजेंटेशन एंड ऑल, एंड नीट एंड क्लीन से कॉपी रखोगे, नोट्स बनाओगे, तो देखना इट इज वेरी मच इजी टू सिक्योर 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटेंसी। इट्स ए प्योरली प्रैक्टिकल ओरिएंटेड सब्जेक्ट, यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है आपको, बस प्रैक्टिकली कनेक्ट करना है, आसपास जो चीजें होती है वही तो चीज हम कर रहे हैं। इज इट क्लियर? सो देखो बैलेंस शीट का फॉर्मेट हम लोग पहले बना लेंगे। हमने अपना बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लिया। अब क्या होने वाला है, सबसे पहले देखो, पहले से हमारे पास में स्पोर्ट्स फंड था, कितने का था, 5,00,000 रुपए का, तो हम पहले वो लिख लेंगे। लाइबिलिटी साइड में पहले से यदि मेरे पास फंड था तो इनर कैलकुलेशन में हम लिखेंगे 5,00,000 रुपए मेरे पास पहले से था, और फंड कितना मिला आपको, और जो भी फंड मिला वो आप ऐड कर दोगे, ऐड डोनेशन। जो भी आपको फंड मिला है आप उसमें ऐड कर दोगे। फिर इस फंड का पैसा आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, उस इन्वेस्टमेंट से आपको इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट भी कहां जाएगा, उस फंड में ही जाएगा। आपका कितना मिला, 37,500 का आपको इंटरेस्ट मिला। कुछ इंटरेस्ट, लेकिन हमने कैलकुलेट किया 5,00,000 का इन्वेस्टमेंट, उस पर 10%, तो कितना 50,000 मिलना चाहिए, बट मिला तो 37,500 है, लेकिन रियलिटी में आपके फंड में कितना आना चाहिए, 50,000। तो 12,500 कहां गए, दैट इज अक्रूड, मिला नहीं है, फ्यूचर में मिल जाएगा, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको अक्रूड बोल के ऐड कर देंगे, अक्रूड इंटरेस्ट कितना, 12,500। और आपने जो इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, हम जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं इट्स एन एसेट फॉर अस, तो वो हमारे एसेट साइड में आ रहा होगा। 10% स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 5,00,000 रुपीज, और जो इंटरेस्ट नहीं मिला फ्यूचर में मिलेगा, जैसे आप अक्रूड इनकम दिखाते हो ना, अक्रूड इनकम इज ऑलवेज सोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, तो हम लोग यहां क्या लिखेंगे, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट 12,500। अब इतना तो फंड में आया था, पहले से 5,00,000 था, और पैसा मिला, हमने गुल्लक में और डाल दिया, उसको इन्वेस्ट किया था, उससे जो इंटरेस्ट इनकम है वो भी हमने गुल्लक में ऐड कर दी। अब उसमें से आपने क्या किया,
कुछ पैसा यूटिलाइज किया है तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस स्पोर्ट्स प्राइज माइनस एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। स्पोर्ट्स प्राइस था 1 लाख रुपए का, वो माइनस में है तो ब्रैकेट में दिखाएंगे, और स्पोर्ट्स इवेंट हुए 15,000 के, वो भी ब्रैकेट में। अब मेरा फंड का बैलेंस कितना हो गया, 6,70,000 था, 6,70,000 में से 1 लाख गया, 570, 570 में से 15,000 और चले गए, तो आपके पास कितना रह गया, 5,55,000 का फंड अभी भी आपके पास में है। इज इट क्लियर? ये चीज समझ में आया? बस दिस इज द प्रेजेंटेशन। अब एक चीज समझिए थोड़ा सा, सपोज लेट्स से सपोज यहां पे ये जो आपने एक्सपेंसेस किया ये 1,15,000 ही किया है। इफ आपका ये एक्सपेंसेस आपके पास फंड में कितना था टोटल, 670। इफ आपका ये एक्सपेंस 6,75,000 हो जाता, स्पोर्ट्स फंड के रिगार्डिंग 6,75,000 हो जाता, तो ध्यान रखते आप लोग यहाँ पे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में फिर कुछ भी प्रेजेंटेशन नहीं शो करते। फंड एक बार जीरो या नेगेटिव चला गया तो हम लोग बैलेंस शीट में उसकी प्रेजेंटेशन नहीं करेंगे। हम लोग कहां प्रेजेंटेशन करेंगे, फिर हम उसकी प्रेजेंटेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में करते। इज इट क्लियर? आई होप विद दिस क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया व्हाट इज स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट एंड कैसे आप स्पेसिफिक फंड की अकाउंटिंग करोगे। इज इट क्लियर? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ आपको मेरा तरीका समझ में आ रहा है, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है, घर बैठे बैठे इजीली आप कंसेप्ट ग्रैब कर पा रहे हो, आप घर पे बाकी क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, तो डू लाइक द चैनल, कमेंट कीजिए ताकि इट विल मोटिवेट मी टू क्रिएट मोर एंड मोर वीडियोस। आप लोग जिस टॉपिक में चाहोगे उस टॉपिक का मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा, तो इसलिए आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि विद द टाइम जितने भी वीडियोस डालूं आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता है। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।